सो गुड मॉर्निंग। तो हम क्या कर रहे थे दोस्तों, एनपीओ का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने यहाँ पे देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हमने 2 पॉइंट तक खत्म कर लिया था। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। पोस्ट डेबिट ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट टू द क्रेडिट ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोस्तों आपके जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के में जो भी डेबिट साइड है ना, वो क्या है, आपकी इनकम है ना, तो उसको क्या करो, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में डाल दो। और हाँ, लेकिन एडजस्टमेंट्स करना मत भूलना, ठीक है। आइटम्स ऑफ इनकम वेयर इन अक्रूवल एंड आउटस्टैंडिंग अकाउंट हैव टू बी एडजस्टेड, ठीक है। यू हैव टू एडजस्ट द अक्रूवल एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स, ओके। So you have to adjust that, and after that you can transfer the debit balances of the receipts and payment account to the in the credit side of the income and expenditure account, okay. And likewise what the post items of expenses in which no adjustment is to be made directly to debit of the income and expenditure account। दोस्तों उसके बाद में आप क्या करोगे, जो उसके क्रेडिट साइड में है उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दो, ठीक है। ओके ओके, तो ये पॉइंट नंबर 3 हो चुका है, सिंपल सा था। उसके बाद में देख लेते हैं, ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू द एक्यूमुलेटेड फंड। अच्छा, जो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस आ रहा है उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दो। बैलेंस शीट में तो लेके जाओगे ना उसको, ओके। So you have to what transfer the whether there's a deficit or the surplus, you have to transfer that amount to the invoice balance sheet and just you add into the your capital fund account, okay। So post the receipts and payments of capital nature from the receipts and payment account to the appropriate asset and liabilities। दोस्तों आपकी जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अंदर, अकाउंट के अंदर जो भी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट एंड पेमेंट है ना, उसको उसकी असेट और लाइबिलिटी में जाके डाल देना और एडजस्ट कर देना फॉर द इनकॉर्पोरेटिंग इन द बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब क्योंकि कैपिटल नेचर की रिसिप्ट और पेमेंट है तो उसको तो बैलेंस शीट में ही लेके जाओगे ना। बैलेंस शीट के अंदर जो अकाउंट है उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट में तो लेके जाओगे उसको, इनकम एक्सपेंडिचर में थोड़ी लेके जाओगे। इनकम एक्सपेंडिचर में तो हम खाली रिवेन्यू एक्सपेंस एंड रिवेन्यू रिसिप्ट को ही लेके जाते हैं। इफ अ पार्ट और होल ऑफ द एसेट, अच्छा अगर आपने कोई एसेट को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, तो उसके अंदर जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ना, उसको बेचने से जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ना, उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट कर देना है या डेबिट कर देना है। इनकम है तो क्रेडिट कर देना, और अगर लॉस है तो डेबिट कर देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। सो द बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द एक्यूमुलेटेड फंड कैपिटल फंड, ओके। ये मैंने बता ही दिया कि जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कैपिटल फंड में जाएगा, ओके। उसके बाद में क्या कर देना, प्रिपेयर कर देना बैलेंस शीट, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 2 और इलस्ट्रेशन 3 है, इसको आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एक्सेल के अंदर क्या कर रखा है, एक सेकेंड, अरे यार ये क्या है, हाँ ये देखो। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना रखा है। आपको वो दोनों क्वेश्चन अगर समझने हैं, सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, एक सैलरी का क्वेश्चन है दोस्तों। उसके अंदर क्या दे रखा है कि आपको रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, तो उसको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। और जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर द पीरियड, दोस्तों हमेशा याद रखना कि सब्सक्रिप्शन क्या है कि मतलब अपने को पैसा मिल रहा है, तो अगर कोई सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसको तो ऐड करना पड़ेगा ना। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द पीरियड है, मतलब उस पीरियड का है, या फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड मान लो आप इसको। मैं लिख भी देता हूँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट ईयर एंड फॉर द पीरियड एंड, ठीक है। तो ये डाल दिया। लेकिन अगर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है तो उसको तो लेस करोगे ना, क्योंकि उसको तो आपने पिछले साल ही ऐड कर लिया था, तो इस साल तो उसको लेस करोगे ना। हाँ, और कोई सब्सक्रिप्शन अगर आपको एडवांस में मिल गया तो उसको क्या करोगे, यहाँ पे लेस करोगे, क्योंकि वो एडवांस में है, वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, वो अगले साल से रिलेटेड है। अगले साल में उसको ऐड कर देना, अभी यहाँ पे लेस कर रहे हो तो, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा हो तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर देना। और ये जो अमाउंट आएगा ना, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाना, ओके। अब बात कर लेते हैं सैलरी की कैलकुलेशन की। दोस्तों सैलरी पेड आपने करी है, मान लो आपने सैलरी पेड करी है, 10,000 रुपए की सैलरी पेड कर दी, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। सैलरी प्रीपेड दे रखी है इन द लास्ट ईयर। दोस्तों आपने कोई सैलरी थी लास्ट ईयर जो कि एक्स्ट्रा पे कर दी थी, अगले साल की भी उसी साल में ही पे कर दी, तो वहां पे आपने उस साल में थोड़ी उसका एडजस्टमेंट किया होगा, तो उसको वहां पे आपने लेस किया होगा, तो भी यहाँ पे ऐड कर दो। मान लो 2,000 रुपए की करी थी प्रीपेड, 2,000 की थी, ठीक है।
और ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द करंट ईयर। मान लो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड सैलरी जो है वो कितनी है, 3,000 रुपये है, तो उसको भी क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। अगर लास्ट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है तो हम क्या करते हैं, हमने उसको लास्ट ईयर में तो ऐड किया था, तो यहाँ पे वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमको दे रखी है, हमको उलझाने की कोशिश करेगा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, उसको लेस कर देना है। ठीक है, मान लो 4,000 थी वो, तो आपको क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना। ठीक है, ओके। सो सैलरी प्रीपेड, अच्छा प्रीपेड सैलरी होती है तो हम क्या करते हैं, प्रीपेड सैलरी होती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि वो अगले साल से रिलेटेड है, वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, और उसके हमने सम कर देना। ठीक है, सम कर देना, तो ये जो अमाउंट आएगा ना, अच्छा मैंने कुछ थोड़ा तो ऊपर नीचे करूँ यार, ये लो। ठीक है, तो सम कर देना, जो ये 9,000 रुपीज़ आया है, ये आपको क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना है। ठीक है, अरे यार कहाँ गया वो, ये रहा। ओके, सो लेट्स डू इट गाइज। बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये सबसे सिंपल है, इसके अंदर कुछ समझाने का है नहीं। ये क्या है कि बैलेंस शीट इज जो एट द एंड ऑफ द ऑन एक मतलब गिवन डेट के ऊपर आपकी असेट एंड लाइबिलिटी को शो करती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या समझाऊँ, इसमें कुछ भी नहीं है यार, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, बस ये एक पॉइंट है, इन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द एक्सेस ऑफ द असेट अवर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ क्या होती है, कैपिटल फंड होता है, ये सबको पता है। और बैलेंस शीट कैसे बनती है सबको पता है यार, कि इसके अंदर असेट आएगा, इसके अंदर लाइबिलिटीज़ आएगी, और मतलब ये कोई इतना मेरे को नहीं लगता कि इट्स लाइक कंसेप्ट वाइज कुछ है। बैलेंस शीट होती है, सबको पता है क्या होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम्स। देखो, तो यहाँ पे क्या है, डोनेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सो दीज मे हैव बीन रेज्ड आइदर फॉर मीटिंग सम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों, एक एनपीओ के लिए क्या होता है कि है ना, जो डोनेशन होता है वो या तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रेज किया जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द सेंस कि मुझे कोई अगर मान लो बिल्डिंग बनानी है, तो मैं बिल्डिंग के लिए बोलूँगा मेरे मेंबर से कि यार मुझे है ना इसके लिए स्पेशल पर्पस के लिए ये डोनेशन चाहिए, तो वो क्या हो गया, वो कैपिटल नेचर का हो गया, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर रेवेन्यू नेचर के लिए डोनेशन आ रहा है तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। ठीक है, सो दोज intended for those for the first mentioned purpose are credited directly to the income expenditure account। जैसे कि रेवेन्यू जो फर्स्ट पर्पस दे रखा है, अगर इसके लिए आप कर रहे हो तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ये भी बोल रहा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन हाँ, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर रहे हो ना, तो फिर क्या करो, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इफ द डोनर हैव डिक्लेयर देयर स्पेसिफिक इंटेंशन। लेकिन हाँ, स्पेसिफिक इंटेंशन के लिए ले रहे हो डोनेशन, डोनर ने स्पेसिफिक इंटेंशन बता दी, देन दे आर क्रेडिटेड टू द स्पेशल फंड अकाउंट। तो आप जो भी स्पेशल फंड अकाउंट खोलोगे ना, वो आपको लाइब्रेरी साइड में खोलना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है यार, उसको बिल्डिंग बनानी है, आपको जो भी कुछ करना है। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए ले रहे हो आप, अपने लिए थोड़ी ले रहे हो। ठीक है, हाँ। तो ओके, इन द एब्सेंस कैपिटल अकाउंट, अच्छा अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो कैपिटल अकाउंट में डाल देना। इफ एनी इन्वेस्टमेंट आर परचेज आउट ऑफ स्पेशल फंड और एन असेट इज एक्वायर्ड देयर फ्रॉम दीज आर डिस्क्लोज सेपरेटली। अगर आपने स्पेशल फंड में से कुछ भी असेट को एक्वायर करा है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना, उसको अपनी असेट में मत मिला देना मेरे भाई। एनी इनकम रिसीव फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट और एनी डोनेशन कलेक्टेड फॉर स्पेशल पर्पज आर क्रेडिटेड टू द अकाउंट इंडिकेटिंग द पर्पज एंड correspondingly the expenditure incurred in carrying out the purpose of fund is debited to the account। दोस्तों, आपका जो भी फंड का अकाउंट खोला है आपने, मान लो उससे आपने कुछ भी परचेज कर लिया, खरीद लिया, कुछ भी मतलब बिल्डिंग कर ली, उससे कुछ भी इनकम हो रही है आपको, या फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर दिया उससे कुछ भी इनकम हो रही है, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, उस फंड के अकाउंट में ही उसको इनकम को क्रेडिट कर देना, और अगर कुछ एक्सपेंस हुआ है उसके रिलेटेड तो उसको डेबिट कर देना। ठीक है, तो द टर्म फंड इज स्ट्रिक्टली, अगर मान लो जो भी फंड होता है हम क्यों करते हैं, ये किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है ना यार, वो स्कॉलरशिप फंड, प्राइज फंड, ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पज़ के लिए हो सकता है, तो उसको क्या नाम दोगे आप, स्कॉलरशिप फंड दे दोगे, प्राइज फंड दे दोगे। ठीक है, हाँ, और अगर किसी असेट के को बनाने के लिए करे जा रहे हैं तो उसको क्या नाम दे दोगे, यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट जो भी है कि हाँ भी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, उससे आपने मतलब खरीद ली, मान लो बिल्डिंग खरीद ली उससे, तो आप क्या दे दोगे, बिल्डिंग अकाउंट है, तो कुछ भी नाम दे देना उससे, जो भी आपने पैसों से कुछ भी खरीदा है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, डोनर्स क्या होते हैं कि आपको सिक्योरिटीज भी दे देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज भी तो दे देते हैं, कुछ कुछ डोनर्स ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटीज भी दे देते हैं आपको। तो सिक्योरिटीज अगर कोई डोनर दे रहा है तो जो भी वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है ना, उसको क्रेडिट कर देना उस फंड के अकाउंट में। ठीक है,
एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, दोस्तों यहाँ पे क्या है, एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस की कैसे क्या ट्रीटमेंट करनी है आपको। सच फीस विच आर पेएबल बाय मेंबर ऑन एडमिशन टू द क्लब और सोसाइटी आर नॉर्मली कंसीडर्ड कैपिटल रिसिप्ट। दोस्तों जब भी आप किसी मेंबर को अपने क्लब में भर्ती करते हो या फिर सोसाइटी में, वो मतलब वो होता है मतलब कि एडमिशन ले रहा है वो, तो वो क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। आपको उसको कैपिटल फंड में ऐड करना है, ठीक है, अपने जो कैपिटल फंड है ना बैलेंस शीट का, उसमें ऐड करना है आपको, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में अगर लेकिन अलग ही सिचुएशन दे रखी है, कुछ अलग ही बोल रखा है, तो फिर उस अकॉर्डिंग कर देना, लेकिन हाँ नॉर्मली कुछ भी नहीं बोल रखा तो आप कैपिटल फंड में ऐड कर दो, ठीक है। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस खाली, जो एडमिशन फीस होती है, ठीक है, फिर एंट्रेंस फीस होती है। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट गिव राइज टू एनी स्पेशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू द सेम प्रिविलेजेस एज अदर पेड ओनली देयर एनुअल सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, ये तो मतलब एक एडमिशन के टाइम पे लिया हुआ पैसा है, तो इसको तो आप डायरेक्ट कैपिटल फंड में ही ऐड करोगे ना, क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट हो गई ना, हर साल लोगे उसको तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है। वो तो एक तरीके से जो लेते हैं सब्सक्रिप्शन वो तो एनुअल सब्सक्रिप्शन हो गया, वो नहीं, ये बोल रहे हैं एडमिशन करने में लोगे तो। नेवरदलेस वेयर द अमाउंट इज स्मॉल एंड कवर एक्सपेंसेस कंसर्निंग एडमिशन और द रूल्स ऑफ द सोसाइटी प्रोवाइडेड दैट सच फीस खुड बी ट्रीटेड एज अ इनकम ऑफ द सोसाइटी, देन इसको, अच्छा अगर सोसाइटी बोल रही है कि अमाउंट बहुत छोटा सा है और इसको आप है ना किस में कर दो, आप इसको यार इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दो, तो फिर दिखा देना। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है जहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड पे में आपको है ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडमिशन फीस यहाँ पे क्रेडिट में दिखा रखी है, तो फिर आपको उसको यहाँ पे क्या है, फिर उसको आपको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना, क्योंकि वो उसने खुद ने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा रखी है, तो फिर आपको अपनी दिमाग नहीं लगाना। लेकिन हाँ क्वेश्चन में जैसा बोले वैसा करना है, बट हाँ अगर कुछ नहीं बोल रखा तो आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, दोस्तों सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हम बहुत देख चुके हैं इस क्वेश्चन के अंदर, अभी मैंने दिखाया भी था सब्सक्रिप्शन को कैसे ट्रीट करना है आपको लास्ट ईयर का, और ये पूरा एग्जाम्पल करवा चुका है यार, ये देखो ये वाला करवाया था ना, अभी ये करवाया था ना मैंने, तो सब्सक्रिप्शन का पूरा ट्रीटमेंट हमने देख चुका है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे इजीली कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फीस, दोस्तों लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, फीस रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ कैपिटल रिसिप्ट। दोस्तों लाइफ मेंबरशिप फीस जो भी होती है वो कैपिटल रिसिप्ट होती है, एज इट इज अ नॉन रिकरिंग नेचर। दोस्तों ये नॉन रिकरिंग नेचर की फीस होती है, मतलब ये लाइफ में एक ही बार मिलेगी, ठीक है। सो इसको डायरेक्टली ऐड कर देना कैपिटल फंड के अंदर। दोस्तों लाइफ मेंबरशिप फीस, इफ योर क्लब और योर सोसाइटी इज रिसीविंग लाइफ मेंबरशिप फीस, देन यू हैव टू डायरेक्टली एडेड दैट फीस इनटू द कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इट इज वन टाइम इनकम, इट इज अ वन टाइम, जो भी वन टाइम ही मिलती है ये, ठीक है। फॉर एडजस्टिंग, अच्छा अगर आपको क्या मिल रहा है कि कोई लमसम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, अच्छा ठीक है, ये तो लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस थी, अब हमें कुछ एक अलग बात कर लेते हैं हम, ठीक है। फॉर एडजस्टिंग लमसम सब्सक्रिप्शन, दोस्तों कभी कभी एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी दिया होगा कि लमसम सब्सक्रिप्शन मिल गया कलेक्टेड फ्रॉम द लाइफ मेंबर्स। दोस्तों अगर आपको लमसम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्रॉम द लाइफ मेंबर्स, ठीक है, मतलब लाइफ मेंबर्स जो है, मतलब क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको कि लाइफ मेंबर्स है ये पूरे मैं पूरे जीवन का मतलब ये लमसम सब्सक्रिप्शन एक साथ ही दे रहे हैं। सो वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो, क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा ही करना जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है दोस्तों, लेकिन हाँ इसको भी फॉलो कर लेना। द एंटायर अमाउंट मे बी कैरीड फॉरवर्ड, तो दोस्तों अगर एक बंदा है उसने क्या कर दिया, लाइफ मेंबर है वो, लाइफ की पूरी सब्सक्रिप्शन लमसम सब्सक्रिप्शन दे दी उसने, तो आपको क्या करना है, एक स्पेशल अकाउंट खोल देना है। मतलब 3 मेथड दे रखे हैं, तीनों में से कोई सा भी फॉलो कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन में बोले वैसा कर देना, लेकिन हाँ आप भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको ये करना है तो। मतलब आप इनमें से 3 भी कर सकते हो, क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। द एंटायर अमाउंट मे बी कैरीड फॉरवर्ड इन स्पेशल अकाउंट अंटिल द मेंबर डाइज, अच्छा दोस्तों एक स्पेशल अकाउंट खोल देना, ठीक है, और उसको है ना जब तक मेंबर है ना मरता नहीं है ना, उसको उस अकाउंट को चलने देना, और जैसे वो मर जाए उसको तो उसको क्रेडिट कर देना एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर, ठीक है। जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है ना मेंबर की, उसको एक्यूमुलेटेड फंड अकाउंट में यहाँ पे क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, ट्रांसफर कर देना उसको बेसिकली। इतने साल से तो लाइब्रेरी साइड में खोल के रख लेना उस अकाउंट को, बाद में क्या कर देना, किलोमीटर फंड में ट्रांसफर कर देना यार, सिंपल सा है। सो एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट नॉर्मल सब्सक्रिप्शन नॉर एनुअल सब्सक्रिप्शन, दूसरा मेथड क्या है, जो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन के इक्वल अमाउंट है मे बी ट्रांसफर्ड एवरी ईयर टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टिल इट इज एग्जॉस्टेड। दोस्तों दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई लमसम सब्सक्रिप्शन दे जाता है लाइफ मेंबर, तो दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करो कि उसको एक अकाउंट में तो कैरिड कर ही रहे हो, आप जो भी आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन है ना उस अमाउंट के
इक्वल आप क्या करो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हर साल डालते रहो, और जब तक कि वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। और हाँ, अगर वो बीच में एग्जॉस्ट, उससे पहले ही, एग्जॉस्ट होने से पहले ही वो बंदा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो, ठीक है, डेथ हो जाती है तो फिर क्या करो, ट्रांसफर कर दो एक्यूमुलेटेड फंड में। जो भी बैलेंस बचा है ना उसको एक्यूमुलेटेड फंड में ट्रांसफर कर दो, मतलब कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दो अपने, ठीक है। उसको इनकम एक्सपेंडिचर मत लेके जाइए फिर, ठीक है। An amount calculated according to the age and average life of the member may annually be transferred to the credit of the